आज हम कक्षा 11 के नागरिक शास्त्र विषय के भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार खंड से चैप्टर 8 स्थानीय शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है स्थानीय शासन, तो अगर हम इसकी बात करें तो दरअसल गांव और जिला स्तर के शासन को ही स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन है। स्थानीय शासन का दरअसल फ़ायदा यह है कि यह लोगों के सबसे नज़दीक होता है और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेज़ी से तथा कम खर्च में हो जाता है। अब अगर भारत में स्थानीय शासन के विकास की अगर हम बात करें तो दरअसल माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। समय बीतने के साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम भी बदलते रहे। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की गई। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड अर्थात लोकल बोर्ड कहा जाता था। लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है। इसमें कहा गया है कि देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्व मानकर चले। अब इस प्रकार अगर स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन की हम बात करें तो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। सन 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन अर्थात नगरपालिका से जुड़ा है। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुए। आइए हम थोड़ा 73वां संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में जो बदलाव आए उनके बारे में जानकारी करते हैं। तो इसमें से एक है त्रिस्तरीय बनावट। जैसा कि हम जानते हैं अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे यानी पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज़्यादा गांव होते हैं। मध्यवर्ती स्तर यानी बीच का पायदान मंडल का है, जिसे खंड अर्थात ब्लॉक या तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है और सबसे ऊपर वाले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। अगर चुनाव की हम बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग कर दे तो इसके 6 माह के अंदर
नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। इसी प्रकार अगर हम आरक्षण की बात करें तो सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। इस क्रम में अगर राज्य चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करें तो प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है। उसका अथवा उसके कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता है। अब इसी क्रम में राज्य वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा। इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला न बन सके। अब आइए हम लोग थोड़ा सा 74वां संविधान संशोधन के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं, जिसका संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से है। तो आइए हम पहले शहरी इलाका जान लें कि शहरी इलाका कहते किसे हैं। दरअसल भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया है कि ऐसे इलाके में नंबर 1 कम से कम 5000 की जनसंख्या हो। तो इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हों। 3 जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है। दरअसल 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य में नगरों अर्थात शहरी इलाकों के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार की नगरीय संस्थाएं गठित की जाएंगी। नंबर 1 नगर पंचायत, नंबर 2 नगर पालिका परिषद तथा नंबर 3 नगर निगम। अब किस शहर में कौन सा नगरीय निकाय स्थापित होगा, इसका निर्धारण राज्य सरकार के परामर्श से उस राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। अब अगर नगर पंचायत की हम बात करें तो दरअसल नगर पंचायत पालिकाएं उस क्षेत्र में बनाई जाती हैं जहां की जनसंख्या 5000 से 5 लाख के बीच होती है। यह संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं। यह गांव से नगरीकरण की ओर अग्रसर होते हैं। जब इन क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ जाती है तो इन्हें नगर पालिका क्षेत्र के रूप में उच्चीकृत कर दिया जाता है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद की अगर बात करें तो जिन नगरों में जनसंख्या 5 लाख से 10 लाख के बीच होती है, इसकी स्थापना मझोले शहरों के लिए होती है। यदि नगर पालिका का आकार बढ़ जाता है तो इसे नगर निगम बना दिया जाता है। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम उन नगरों में बनाए जाते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर होती है। नगर निगम के राजनीतिक मुखिया को मेयर अथवा महापौर कहा जाता है। इसका निर्वाचन नगर की जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। वह नगर निगम की सामान्य परिषद की अध्यक्षता करता है तथा नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। नगर निगम का प्रशासनिक मुखिया
नगर आयुक्त कहलाता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। उसका मुख्य कार्य नगर निगम की योजनाओं तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना है। वह राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर हम 73वें और 74वें संविधान संशोधन के क्रियान्वयन की बात करें तो आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या करीब 500, मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायत की संख्या 6000 तथा ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2,50,000 है। शहरी भारत में सबसे ज़्यादा नगर निगम, 1400 नगर पालिका तथा 2000 नगर पंचायत मौजूद हैं। हर 5 वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है। इस कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हुई है। आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष हैं, 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत के अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज़्यादा है। नगर निगमों में 30 महिलाएं मेयर अर्थात महापौर हैं। नगर पालिकाओं में 500 से ज़्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन हैं और लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के हाथ में ही है। संसाधनों पर अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने ज़्यादा शक्ति और आत्मविश्वास अर्जित किया है। इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्त्रियों की राजनीति के काम धंधे की समझ पैनी हुई है। स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र की सरकार पर वित्तीय मदद के लिए निर्भर होते हैं। इससे कारगर ढंग से काम कर सकने की उनकी क्षमता का बहुत क्षरण हुआ है। शहरी स्थानीय निकायों का कुल राजस्व उगाही में 0.24% तक का योगदान है, जबकि सरकारी खर्चे का 4% इन निकायों द्वारा व्यय होता है। इस तरह स्थानीय निकाय कमाते कम और खर्च ज़्यादा करते हैं। इसी कारण ये निकाय अनुदान देने वाले पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा और जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।